नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर, जहां रोचक कहानियों के माध्यम से इंग्लिश सीखना है एकदम आसान और मज़ेदार। आज की कहानी एक चालाक नाविक की है, जिसे एक व्यापारी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। व्यापारी ने उसे एक शेर, एक बकरी और एक घास के गट्ठे को नदी के पार ले जाने का काम दिया, लेकिन इसमें एक उलझन थी। नाव बहुत छोटी और जर्जर होने के कारण वह अपने साथ एक बार में केवल एक ही चीज़ ले जा सकता था। अब समस्या यह थी कि यदि नाविक पहले शेर को अपने साथ ले जाता तो इधर बकरी घास खा जाती, और अगर पहले घास को ले जाता तो पीछे से शेर बकरी को खा जाता, जबकि उसे तीनों को सही सलामत नदी के पार पहुंचाकर व्यापारी को सौंपना था। क्या वह इस कठिन चुनौती को पूरा करने में सफल हुआ? जानिए इस दिलचस्प कहानी में। तब तक आप लोग भी अपना दिमाग लगाकर कमेंट में बताइए कि वीडियो के कितने मिनट के भीतर आप इस पहेली के सही उत्तर को जान चुके थे। ठीक, तो चलिए इस पहेली नुमा रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द क्लेवर बोटमैन। क्लेवर मतलब होता है चतुर, चालाक। तो चतुर, बोटमैन मतलब नाविक, चालाक नाविक, चतुर नाविक की कहानी है। वन डे, एक दिन, A rich merchant said to a boatman, एक धनी व्यापारी, एक अमीर व्यापारी कहा टू अ बोटमैन, नाविक से। टू मतलब को, से, तक, के लिए, की ओर, की तरफ, ये सब होता ना, के पास। तो यहाँ पे नाविक से कहा, बोला। रिच, रिच मतलब अमीर, धनी। क्या बोला? आई विल मेक यू वेरी रिच, मैं तुम्हें बना दूंगा। विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल लगता है ना, विल मतलब गागेगी। मैं तुम्हें बना दूंगा बहुत अमीर। वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब अमीर। मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा, बहुत धनवान बना दूंगा। बट यू हैव टू फेरी माई बिलोंगिंग्स सेफली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। बट लेकिन, यू हैव टू फेरी, तुम्हें नाव से ले जाना है, माई बिलोंगिंग्स, मेरी संपत्ति को, मेरे सामान को। बिलोंगिंग्स मतलब होता है संपत्ति, सामान, माल। और फेरी, फेरी मतलब नौका होता है, बेड़ा, छोटी नाव। नाव से ढोना, किसी चीज को ढोते हैं ना, मतलब कम दूरी के लिए यदि नाव से एक पार से दूसरे पार ले जाना रहता है कुछ चीज, तो उसे फेरी बोला जाता है। मुंबई में कैसे वर्सोवा से मड आइलैंड के बीच में फेरी चलता है, तो मतलब जो छोटी दूरी के लिए जो नौका चलती है, जो सवारी ले जाती है, सामान ले जाती है, उसे फेरी बोला जाता है। ठीक, तो अपनी फेरी से मेरे सामान को, संपत्ति को सुरक्षित रूप से, सेफली, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से, टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे किनारे तक ले जाना होगा, ले जाना है। ये जो हैव टू है ना, ये कंपल्सन वर्ड के रूप में यहाँ पे लिखा जाता है ना। हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, हैड टू, ये सब जो होता है ना कंपल्सन वर्ड कहलाते हैं, यानी कि मजबूरी वाले शब्द। मतलब तुम्हें यही चीज करना ही है, करना है, करना पड़ेगा, करना होगा, ऐसा बोलते हैं ना। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उस जगह पे हैव टू लगता है। यानी प्रेजेंट टेंस के लिए हैव टू, फ्यूचर टेंस के लिए विल हैव टू, और पास्ट टेंस के लिए हैड टू, ये लगता है। ठीक ना, तो तुम्हें मेरे सामान को ले जाना होगा सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे पे। अब क्या क्या सामान था? तो द बोटमैन एग्रीड, तो नाविक जो है वो राजी हो गया, सहमत हो गया। एग्री से एग्रीड हुआ ना, सहमत हो गया। द मर्चेंट हैड अ लॉयन, अ गॉट एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, व्यापारी के पास था एक शेर, एक बकरी और एक बंडल ऑफ ग्रास, घास का गट्ठा। बंडल मतलब होता है गट्ठा, गठरी, पुलिंदा। ग्रास, ग्रास मतलब घास, घास का पुलिंदा था। क्या क्या था उसके पास? शेर, बकरी और घास का गट्ठा, तीन चीज था। ये जो हैड है ना, ये यहाँ पे पॉजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कब होता है? जब इसी हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं। लेकिन यहाँ पे नाउन है, तो ऐसी स्थिति में के पास था, का था, ऐसा शब्द निकलता है ना। तो मर्चेंट के पास था ये सब, और उसको ले जाना था उसको नदी के उस पार। इफ द बोटमैन टुक द ग्रास फर्स्ट, द लायन वुड किल द गॉड। अब वही चीज जो मैंने कहानी शुरू होने से पहले बताया था कि यदि बोटमैन टुक द ग्रास, घास को पहले ले जाता है, तो लायन वुड किल द गॉड, शेर बकरी को मार डालेगा, मार देगा। वुड जो है ना, ये विल का पास्ट टेंस के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। जब भी किसी भी सेंटेंस का जो पहला भाग है
अगर वो पास्ट टेंस में लिखा गया है, टेक का टूक हुआ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, तो उसके बाद गा गे गी जैसे सेंटेंस के लिए वुड लगता है, विल नहीं लगता है ना। तो बोल रहा है कि यदि पहले वो घास को ले गया, अगर बोटमैन नाविक, तो जो शेर है वो बकरी को मार डालेगा। इफ ही टुक द लायन फर्स्ट, यदि वह ले गया द लायन फर्स्ट, पहले शेर को, द गॉड वुड ईट द बंडल ऑफ ग्रास इन हिज एब्सेंस, तो उसकी उपस्थिति में, नाविक की उपस्थिति में जो बकरी है वो घास के बंडल को, गट्ठर को खा जाएगी, वुड ईट, खा जाएगी। यदि शेर को ले जाता है तो बकरी घास को खा जाएगा, यदि घास को ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था उसको। तो सो ही टुक द गॉड ऑन हिज बोट फर्स्ट, इसलिए उसने एक तरकीब लगाई, बहुत युक्ति सोचा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बकरी को तो ले जा रहा है, उस नदी के किनारे पे छोड़ देगा, तो ये तो इसको नहीं खा रहा ना, घास को ये शेर नहीं खा रहा, लेकिन दोबारा आके अब दोनों में से किसको ले जाएगा? बकरी तो उस तरफ है, तो अगर घास को ले जाता है तो यहाँ पे बकरी घास खा जाएगी, और अगर शेर को फिर ले जाएगा तो शेर बकरी को खा जाएगा। मतलब कन्फ्यूजन है ना। तो अब उसका क्या सॉल्यूशन वो निकाला है, देखिए बहुत चतुराई से दिमाग लगा के उसने, ठंडे दिमाग से ये युक्ति निकाली कि सबसे पहले वह बकरी को ले गया बोट में, अपनी नाव में सबसे पहले। आफ्टर लीविंग इट ऑन द अदर साइड ही टुक द लायन नेक्स्ट। आफ्टर लिविंग, छोड़ने के बाद, लीव मतलब छोड़ना, इसे छोड़ने के बाद, बकरी को उस किनारे छोड़ने के बाद, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, अदर मतलब दूसरी, साइड मतलब तरफ, ही टुक वह लिया, वह ले गया, द लायन नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, उसके बाद, तो उसके बाद वो शेर को ले गया। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे अब शेर को छोड़ के आएगा तो उसके बाद शेर खा जाएगा उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। ही लेफ्ट द लायन ऑन द अदर साइड, उसने लेफ्ट, लीव का लेफ्ट हुआ ना, उसने छोड़ा शेर को दूसरी तरफ, दूसरे किनारे उसने शेर को उतारा, छोड़ा, एंड और ब्रॉट द गॉट विथ हिम, और अपने साथ, हिम विथ हिम, अपने साथ में बकरी को ले आया। ब्रिंग का ब्रॉट हुआ ना, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया। उसको शेर को छोड़ा और फिर से उस बोट में बकरी को बैठा लेता है और उसको इस किनारे ले आता है, घास वाली तरफ से। देन ही लेफ्ट द गॉट ऑन हिज साइड, उसके बाद उसने बकरी को लेफ्ट, छोड़ा, ऑन दिस साइड, इस तरफ बकरी को उसने छोड़ दिया, एंड और टुक द बंडल ऑफ ग्रास टू द अदर साइड, और ले गया बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल को, गट्ठर को, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ ले गया। बकरी को इधर ही छोड़ दिया, घास को अब उसमें बैठा के ले गया उधर। लिविंग द लायन विथ द ग्रास, शेर को घास के साथ छोड़ते हुए, लीव का लिविंग हुआ है ना, यानी छोड़ते हुए, करते हुए, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। शेर को घास के साथ छोड़ते हुए, ही रिटर्न्ड, वह वापस लौटा, टू फेच द गॉट लॉस्ट, अंत में बकरी को जाकर लाने के लिए वह वापस लौटा और अंत में बकरी को जाकर ले आया वापस। फेच, फेच मतलब होता है जाकर लाना, लाना। फेच मतलब होता है छल कपट चाल, लेकिन छल कपट चाल इसका अनुवाद यहाँ नहीं होगा, जाकर लाना इसका सही अनुवाद होगा, क्योंकि वही सेंटेंस के साथ फिट बैठ रहा है। टी जो है ना साइलेंस वर्ड है, टी को उच्चारित नहीं करेंगे, फेच बोलेंगे, फेच। तो वह घास के साथ लायन को, शेर को छोड़ते हुए वह वापस लौटा बकरी को अंत में लाने के लिए, जाकर लाने के लिए। ठीक। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, अब व्यापारी खुश था, वॉज हैप्पी, खुश था। व्यापारी इसलिए खुश था क्योंकि उसका तीनों चीज जो है वो सही सलामत पहुंच गया था। ही रिवॉर्डेड द बोटमैन हैंडसमली, उसने पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार देना, इनाम देना, तो रिवॉर्डेड पुरस्कृत किया। द बोटमैन हैंडसमली, उस नाविक को यथोचित पुरस्कार के द्वारा। हैंडसमली मतलब होता है आकर्षक, रूपवान, सुंदर, ये तो होता ही है, लेकिन यथोचित, यथेष्ट, उदारता के साथ, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो जो भी यहाँ पे फिट बैठेगा वो, कि उसने बहुत आकर्षक पुरस्कार दिया बोटमैन को, या फिर ये भी बोल सकते हैं उसे यथोचित, जितना उचित था उसके लिए, जिस तरह का उसने काम किया था उस हिसाब से उसको यथोचित पुरस्कार दिया। बहुत सारा उसको धन दिया और उसके बाद इस तरह से नाविक जो है अपनी बुद्धिमानी के दम पे इतने उलझे हुए टास्क को पूरा कर लिया और अमीर बन गया। ठीक ना।
तो इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा एक साथ मिलती है। पहली क्या शिक्षा थी कि सतर्कता और समझदारी से ही मुश्किलों को हल किया जा सकता है। जब परिस्थितियां जटिल हों तब जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय समस्या को ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना चाहिए। नाविक ने हर पहलू पर विचार किया और उसके बाद सही कदम उठाया। एक तो ये हो गया। दूसरा, धैर्य से सफलता मिलती है। ये तो इससे साबित हो गया कि धैर्य दिखाया उसने। कई बार समस्याओं का समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से रास्ता अवश्य निकलता है, एकदम डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। नाविक ने शांति और संयम से काम लेकर हर बार सही निर्णय लिया। हर बार किसको कब ले जाना है, क्रम उसका जो है सही क्रम बैठाया और सही निर्णय लेकर इसने अपने काम को अंजाम दिया। तीसरा क्या है इसका, इससे शिक्षा मिला, योजना बनाकर काम करना चाहिए। सफलता के लिए सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। नाविक ने हर कदम सोच समझ कर तय किया और एक एक करके समस्या सुलझाई। और चौथी सीख क्या है इससे मिलती है, हर परिस्थिति में संभावना पर ध्यान दें। नाविक ने परिस्थिति की जांच की, उसके अनुसार योजना बनाई। यह हमें सिखाता है कि समस्या का हल उसी में छिपा रहता है। जो समस्या हमारे सामने दिखती है उसी में उसका हल भी छिपा होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी यह भी बताती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अगर हम सूझबूझ से काम लें तो किसी भी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ना, और अपने जीवन में भी यही चीज़ लागू करके अपनी सफलता की बुलंदियों को पाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।